Ninth standard students, good morning. Today we will start with the second chapter of history, that is India events after 1960. इस चैप्टर्स में हम लोगों को 1960 के बाद कितने मिनिस्टर्स लोग आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ये सब के बारे में दिया हुआ है. राइट. हम लोग फुल चैप्टर्स जब अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मली, तब हम लोग फुल चैप्टर्स पढ़ेंगे. टिल दैट टाइम जब तक हमारा क्लास नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज वाइज जाते हैं. करेक्ट. तो इस चैप्टर्स का हम लोग एक्सरसाइज अगर देखने जाएंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पहले करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी देख ही लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वाज राजीव गांधी. राइट. राजीव गांधी ने क्या किया, तमिल माइनॉरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया. डैश इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. MS स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. रॉन्ग पेयर्स ढूंढना है तो चंद्रशेखर रॉन्ग पेयर्स है. राइट. और चंद्रशेखर को मंडल कमीशन कैंसिल करके इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन, ये डालने का, इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर प्रिपेयर ए क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का चार्ट बनाना है स्टार्टिंग से, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, उनके टाइम से प्राइम मिनिस्टर के चार्ट बनाना है. कौन से साल से कौन से साल तक कितना कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये हम लोग बाद में देख लेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर बी पे आओ. क्वेश्चन नंबर बी पे ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर दिया, इसको कैंसिल करो. ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है, ये बाय मिस प्रिंट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आएगा. ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूछा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology. Globalization ने क्या किया, पूरे इकोनॉमी को, पूरे डिफरेंट फील्ड को क्या किया, चेंज किया. इन शॉर्ट इसको अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना रहेगा तो ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. मैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग लिख दे रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना है. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, इट मीन्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड इन वन इकोनॉमी. होल वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या करना, एक इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इज दिस क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ होल वर्ल्ड इन द वन इकोनॉमी. नाउ उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट्स लिखेंगे. ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड. ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस लाए अलग अलग फील्ड में, लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and society and culture. India has emerged as an important country. India एक important country हुआ on the global scene, global sense में, in the different sphere, अलग अलग spheres में. Right? India is an important member of international organization like BRICS. India एक important member है international organization का, जैसे BRICS हो गया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. Is this clear? तो ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे चेंजेस लाए अलग अलग फील्ड में. इंडिया हैज़ इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन. इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बना ग्लोबल सीन में. इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका है. इज़ दिस क्लियर? तो पहले क्या लिखना है आपको, पॉइंट्स का मीनिंग लिखना है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड इन वन इकोनॉमी. उसके बाद लिखना है ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड. ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे चेंजेस लाए अलग अलग फील्ड में, लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस. इंडिया एज इमर्ज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन. इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया ग्लोबल सीन में. इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर बना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रिक्स का. हाँ, तो ये आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना है. पहला पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट इंडिया हैज़ इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड फोर्थ पॉइंट इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट रिवॉल्यूशन. वाइट रिवॉल्यूशन का आंसर देखो यहाँ पे. द एक्सपेरिमेंटिंग कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गजी कुरेन लेड टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. दिस इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन. मतलब कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट हुआ, मतलब डेयरी जो दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें मूवमेंट हुआ. किसने मूवमेंट किया? डॉक्टर वर्गजी कुरेन. जिससे क्या हुआ, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया. इसी को बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन. समझ गया? द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गी कुरेन लीड टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. दिस इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन. इज दिस क्लियर? ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लास्टेड फॉर शॉर्ट वाइल. मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट कम पीरियड के लिए क्यों चला? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे. मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर बट अंडर हिज लीडरशिप जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडंट लास्ट लॉन्ग. मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनके लीडरशिप में जनता पार्टी ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस. उनका अंदर में ही प्रॉब्लम चल रहा था, उनका अंदर में ही झगड़ा चल रहा था. इसके लिए मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है ज़्यादा टाइम चली नहीं. समझ में आया? तो मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर बट अंडर हिज लीडरशिप जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस. उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी हैड टू बी सेंड इन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. आर्मी को गोल्डन टेम्पल अमृतसर में क्यों भेजा गया? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर. लेकिन उसके पहले मैं एक स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ, समझ लो. 1980 के टाइम पे जो सिख लोग थे पंजाब में सिख लोग होते, उन्होंने क्या किया, हमको भी एक अलग से स्टेट बनाओ. जैसे पाकिस्तान अलग से स्टेट हुआ, बांग्लादेश अलग से स्टेट हुआ, वैसे उन्होंने बोला कि हमारी भी एक अलग से हमारा ये होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, राइट. लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से जो पंजाबी सिख लोग थे उन लोग वायलेंट हो गए. वायलेंट मतलब क्या? तोड़ फोड़ करने लगे, मारामारी करने लगे, डिस्ट्रक्टिव करने लगे. इसका फ़ायदा किसने उठाया? पाकिस्तान ने उठाया. इसका फ़ायदा पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उठाया, ठीक है. और वो मंदिर में जाके, गोल्डन टेम्पल में जाके छिप गए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए. तो इसके लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया गोल्डन टेम्पल में उन पाकिस्तान के आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए. समझ गया क्या बताया? तो इसको वापस रिपीट करो, सुनो. सिख जो थे पंजाब में, उन्होंने एक अलग से स्टेट बनाने के लिए डिमांड किया, खालिस्तान करके. लेकिन जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इसकी वजह से उन्होंने झगड़ा चालू हो गया, डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट चालू हो गया. पाकिस्तान ने भी इसका सपोर्ट किया और जाके अमृतसर टेम्पल में जाके गोल्डन टेम्पल में छिप गए. तो उन लोग को बाहर निकालने के, उन लोग को हराने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया. अब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जाते हैं. द सिख इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान. जो सिख है पंजाब के, उन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान का. एंड बिगन अ मूवमेंट विच वेंट टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव. उन्होंने मूवमेंट चालू किया जो धीरे धीरे वायलेंट हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया. पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट. पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट किया टू दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में इंडियन आर्मी वॉज सेंट टू गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर. इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल भेजा गया अमृतसर में, होली श्रीन ऑफ द सिख 1984, टू evict द टेररिस्ट हु हैड एलिगेडली टेकन शेल्टर देयर. टेररिस्ट लोग को बाहर निकालने के जिन्होंने वहाँ पे शेल्टर लिया था. समझ गया? तो आई होप इट इज़ नॉट हार्ड, यू कैन प्रिपेयर. तो पहला पॉइंट रहेगा सिख से लेके कहाँ तक? वायलेंट डिस्ट्रक्टिव तक. सेकेंड पॉइंट पाकिस्तान से लेके मूवमेंट तक. थर्ड इंडियन आर्मी से लेके पूरा लास्ट तक रहेगा थर्ड पॉइंट. ठीक है? 3 पॉइंट्स में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया, राइट. इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है. तो आंसर यहाँ पे पेज नंबर 5 पे. अभी इसमें सबसे पहले देखने का कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था. बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे. तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल कमीशन का इस्टेब्लिश करना पड़ा. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, स्टार्टिंग के पीरियड में, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. इंडिया को बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना वाज अ मीन्स, एक जरिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेने के लिए. एंड टू एलिमिनेट द पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी हटाने के लिए. समझ गया पॉइंट? वापस पता तो ध्यान से सुनो. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्टिंग के पीरियड में इंडिया नीडेड टू सॉल्व द डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करना और एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना was a means to achieve the economic development and to eliminate poverty in India. तो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वह एक जरिया था जिसके जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना था और पॉवर्टी को हटाना था. समझ गया? तो पहला पॉइंट ड्यूरिंग से लेके कहाँ तक है? डेवलपमेंट तक. सेकंड पॉइंट द इस्टेब्लिशमेंट से लेके इंडिया तक. तो 2 पॉइंट्स में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो रहा है. इज दिस क्लियर?
Then for today's work, today's homework, you have to complete these 2 concepts and these 3 reasons. ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स में 1, 2 and 3 आंसर्स, मतलब टोटल 3 आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स के, 2 आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स के, 1 रॉन्ग पेयर्स के एंड 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और 3 गिव रीज़न करना है. तो टोटल 8 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको करना है. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो. राइट. पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ग्लोबलाइजेशन का आंसर देखो यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वाइट रिवॉल्यूशन का आंसर देखो यहाँ पे. राइट. द मोरारजी देसाई डेवलपमेंट, थर्ड का फर्स्ट आंसर विल बी हियर. मोरारजी देसाई से लेके इंटरनल डिफरेंसेस. नेक्स्ट थर्ड का सेकंड आंसर देखो यहाँ पे. द से लेके पूरा मोमेंट था, मोमेंट फिर यहाँ से लेके देयर तक. और लास्ट का आंसर थर्ड का आंसर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. तो प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.